भैया बहनों, आज हम पाठ 1 भोजन यह कहाँ से आता है इसका भाग 2 क्रियाकलाप 4 से प्रारंभ करेंगे। क्रियाकलाप 4 पेज नंबर 3 पर देखें आप, दाईं ओर नीचे। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं, यानी जो चीज़ें पौधों से मिलती है उनके नाम अलग से लिखने हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। सारणी दी हुई है नीचे। सारणी 1.4 भोजन के रूप में पौधे के भाग। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, जिसमें पहला दिया है बैंगन का भरता बनाएंगे जैसे। संगठक स्रोत यानी क्या क्या चीज़ें हमें लेनी है, तो बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य पदार्थ भी, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। और पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है, फल वाला भाग है बैंगन, और मिर्च मसाले भी फल वाले भाग हैं, और तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन किसी का भी लेंगे तो वो बीज वाले भाग हैं पौधे के। इस प्रकार इस सारणी को हम पूर्ति करेंगे और समझेंगे। पेज नंबर 4 पर बाईं ओर ऊपर की ओर देखें तो पहली ओर बूझो, कोई बात कर रहे हैं। अपने आसपास के अनजान पौधों जिन्हें आप जानते नहीं हैं, पर यह देखने के लिए परीक्षण नहीं करना है आपको वे खाने योग्य है या नहीं है। कभी कभी कोई पौधे विषैले भी हो सकते हैं, जैसे धतूरा है, आक है, आकड़े का। तो इस प्रकार हमें चक्कर नहीं देखना है और छूना भी नहीं चाहिए। बिना गुरुजी के या बड़ों के, माता पिता के उसमें छत्र छाया में ही हम देख सकते हैं और पूछ सकते हैं, चख सकते हैं। क्रियाकलाप 5 मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लेंगे। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें, पात्र यानी बर्तन में, तथा 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल देंगे और बीजों को गिलास में रहने देंगे। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख देंगे। अब क्या आप बीजों में से कुछ परिवर्तन देखते हैं आप, वो अंकुरित हो जाएंगे, उनमें से सफ़ेद सफ़ेद नुक्का सा निकलेगा। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? हाँ, देखते हैं। क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? हाँ, आती है। यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं, इन्हें अंकुरित होना कहेंगे। चित्र 1.5 व 1.6 दाईं ओर दिया है ऊपर। चित्र 1.6 चना एवं अंकुरित चना दोनों प्रकार से दिखाए गए हैं, पहले तो बिना अंकुरित वाले, फिर अंकुरित वाले। चित्र 1.5 व 1.6 यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएंगे, पानी निकाल देंगे और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ देंगे। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? ज़रूर दिखाई देगा। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। चित्र 1.7 फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ। सारणी 1.6 देखेंगे और चित्र 1.7 के नीचे मधुमक्खी का छाता दिखाया गया है और मधुमक्खियाँ भी लिपटी हुई है एक अगले चित्र में। इस मकरंद का भंडारण कर लेती है, अतः मधुमक्खियाँ क्या करती है, इनके रस को इकट्ठा करती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। 1.4 जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है या कुत्ता है, जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, चित्र 1.8 कबूतर, छिपकली या छोटे जीव कीट को खाना खाते देखे होंगे? चित्र 1.8 गिलहरी अखरोट खाते हुए। क्रियाकलाप 6 सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन में भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी 1.5 जंतु और उनका भोजन, एक तरफ जीव का नाम लिख देंगे, दूसरी ओर खाया जाने वाला भोजन वो क्या खाते हैं। जैसे भैंस है तो घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती ये खाती है। बिल्ली है छोटे जंतु, पक्षी, दूध। ऐसे चूहा, शेर, बाघ, बकरी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य जो भी चीज़ें खाते हैं उनके नाम इधर लिख देंगे उन चीज़ों के। क्रियाकलाप 7 को आप देखेंगे
सारणी 1.5 क्रियाकलाप 6 देखते हैं। पहले में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन में भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 7, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखें और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित करेंगे। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। परीक्षा में आता है कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, तो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाने वाले, यानी पौधों से प्राप्त जो चीज़ें हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो इनको खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, शाकाहारी जंतु। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं, यानी जो मांस खाते हैं या जीवों को खाते हैं या जंतुओं से प्राप्त चीज़ें जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, इन्हें तीसरे वर्ग में रखेंगे, यानी जो शाकाहारी चीज़ें भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। सारणी 1.6, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जैसे शाकाहारी में गाय, मांसाहारी में शेर और सर्वाहारी में कौवा, ये दोनों प्रकार की चीज़ें खाते हैं। पहले जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हम ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, यानी खाने पीने के जो अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, ये सब बीज हैं, ये सब चीज़ें अधिक से अधिक उत्पादित हो। यही पर्याप्त नहीं होगा कि बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे सुनिश्चित हो कि ये भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। भैया बहनों, हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। अब इसके प्रश्नोत्तर है वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।